अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ना मैं आपको वो बता दूं उसका एनएल कैनाल का। तो एनएल कैनाल, अब चीज जो हमारी एनएल कैनाल है ना, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपको ये क्लियर होना चाहिए। एनएल कैनाल, ये जी मैंडेटरी स्टेशन वाला जो है ना, ये पीएमडीसी वालों ने बस इनको अकल नहीं है। आपको पता है कि स्टूडेंट एक फ्रेश ग्रेजुएट आया है, उसने अभी हाउस जॉब नहीं की, आप उससे हाउस जॉब वाली चीजें एक्सपेक्ट करते हो। इनको ना पॉलिसीज बनानी नहीं आती, क्योंकि इन अगर पाकिस्तानी ग्रेजुएट भी जाए ना, तो हम तो इधर हॉस्पिटल में देखते हैं ना, कख नहीं आ रहा होता इन लोगों को। फाइनल ईयर वाले लोगों को कुछ पूछ लो, अभी हमने पढ़ा नहीं, तो बात उनका भी कसूर नहीं है। फाइनल ईयर में कुछ भी नहीं आपको आइडिया होता कि किस तरह आपने वाइवा देना है, किस तरह आपसे क्वेश्चन का आंसर करना है, किस तरह आपने क्वेश्चन देना है। ये पाकिस्तानी ग्रेजुएट है या ये लोकल ग्रेजुएट है या फॉरेन ग्रेजुएट है, ये फाइनली आप लोग एमबीबीएस की डिग्री लेके जब आते हो, आप जहां से भी ग्रेजुएट हो, आपको नहीं पता चलता कि आपने किस तरह एग्जाम हैंडल करना है, आपका एक्सपोजर ही नहीं होता। ये अकल इन लोगों को है नहीं, ये बस जो है वो मैंडेटरी सेशन डाल देते हैं सिर्फ और सिर्फ फॉरेन ग्रेजुएट्स को तंग करने के लिए। ये नहीं अंदर होना चाहिए। बाकी सिस्टम ठीक है, बाकी तो मैं इस सिस्टम के हक में हूँ कि पहले हाउस जॉब नहीं होनी चाहिए, पहले पेपर पास करे बाद में हाउस जॉब हो। तो कोई भी सिस्टम आपको, ये यहीं पे अनोखा इन्होंने रूल बनाया है कि आपको कोई भी कंट्री मुल्क में अपने तभी अलाउ करता है जब वो आपको असेस करे नॉलेज में, कि आपका नॉलेज इतना है कि आप उस लोगों के वहां तक तजर्बे ना करो। ये जब जब लोग हाउस जॉब से पहले एनएलई करते थे ना, फॉरेन ग्रेजुएट्स, वो हमेशा लायक होते थे, उनको पता होता था कि पेपर पास करना है तो जाना है। अब स्टूडेंट के दिन में पता क्या आता है, नहीं पढ़ा खैर है, हाउस जॉब तो करेंगे ना जाके। वो ये चीज जो है ना, वो स्टूडेंट का माइंडसेट को इतना चेंज कर दिया। अब लोग क्या करते हैं, पहले ये होती थी टेंशन पाकिस्तान में आने से पहले ना, जब हम लोगों ने दिया था, यार घर कैसे बैठना 6 महीने, जब तक पेपर पास नहीं हो ना घर बैठना पड़ेगा। बंदा टेंशन में मजबूरी में पढ़ता था, सारे लोग पढ़ते थे। तो लोगों को होता था यार कि घर बैठना नहीं है, 2 महीने घर बैठ जाएंगे, 6 महीने घर बैठ जाएंगे, लोग तंग करेंगे, रिश्तेदार तंग करेंगे, हम करेंगे क्या, तब तक रोजगार कोई नहीं होगा। तो वो फॉरेन ग्रेजुएट्स जो हाउस जॉब से पहले जिनका जरूरी था ना एनएलई, वो फॉरेन ग्रेजुएट्स के हाउस जॉब के दौरान हॉस्पिटल में इज्जत थी, उनका नाम होता था, क्योंकि वो ताजे ताजे पेपर पास करके आते थे। मुझे याद है कि जब हम हाउस जॉब कर रहे होते थे ना, हम अपने हाउस जॉब में दूसरे हाउस ऑफिसर्स को बोलने नहीं देते थे, क्योंकि ताजी ताजी फर्स्ट एड पड़ी होती थी, सारे सब्जेक्ट्स फ्रेश पड़े होते थे, एनएलई रिसेंट क्लियर किया होता था। तो एक मुझे याद है कि एक दफा मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया। तो क्वेश्चन ये था कि मुझसे प्रोफेसर, वो राउंड हो रहा था फैसलाबाद में डीएचके हॉस्पिटल में, तो उस एग्जाम में उसने प्रोफेसर ने क्वेश्चन किया कि राइट साइडेड पे, राइट साइडेड प्लूरल फिजन क्यों ज्यादा होती है जिन पेशेंट को लिवर सिरोसिस होती है। अब हमने एनएलई में रटा मारा हुआ था, मैं था, एक लड़का शाजिल था, 2-4 लड़के और थे। तो हमने कहा कि सर राइट साइड जो डायाफ्राम होता है उसमें लिम्फेटिक वेसल्स ज्यादा होते हैं, और राइट साइड का डायाफ्राम का जो होता है उसमें वो पोरस ज्यादा होता है, उसमें सुराख ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए वो पेट का पानी ऊपर आ जाता है। राइट साइड प्लूरल फिजन इसीलिए कॉमन है क्योंकि राइट साइड डायाफ्राम जो है वो मोर पोरस होता है। ठीक है, तो उसने आगे से, एचओडी ने पता क्या आगे से कहा था, जो उस वक्त प्रोफेसर राउंड कर रहा था, उसने कहा था बेटा आप लोग कहीं से हैं? हमने कहा नहीं सर, हम चाइना से ग्रेजुएट हैं। तो ये हैरानगी होती थी उन लोगों को। अब असल नुकसान है ना फॉरेन ग्रेजुएट्स का, ये फायदा सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि टाइम बच रहा है। ठीक है,
लेकिन जो नुकसान इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। लोग क्या करते हैं, अब आते हाउस जॉब में घुस जाते हैं। आप सबको पता है हम फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, मैं क्या डिस्करेज नहीं कर रहा, हम लोगों का स्टडी का आपको पता ही है हमने क्या की होती है। आते हाउस जॉब में जाते हैं, फिर आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि सिस्टम आपके साथ इज्जत वाला मामला करे जब आप डायरेक्टली हाउस जॉब में घुस जाएंगे जाके, इजंट इट? तो इसीलिए पढ़े, पढ़ाई से इज्जत होती है। मेरा ये बिल्कुल बिलीव नहीं है कि फॉरेन ग्रेजुएट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। मैं भी फॉरेन ग्रेजुएट, मुझे आज तक जिंदगी में नहीं पता चला कि मुझे किसी ने कहा कोई चाइना का डॉक्टर हो, मुझे आज तक नहीं किसी ने कहा। और मुझे आज तक जो है वो हॉस्पिटल के अंदर लोग ये समझते हैं यार ये बंदा केई का ग्रेजुएट। मैंने तो नहीं बताया कि मैं केई का हूँ या मैं चाइना का। कोई आपसे नहीं पूछेगा आप कहाँ के ग्रेजुएट हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत आपके अपनी तालीम पे है। मेहनत करोगे तो इज्जत मिलेगी, तो ज्यादा इज्जत मिलती है जब आपको आता होता है ना, आप बताते हो कि ये बंदा चाइना का ग्रेजुएट है। वो लोग कहते हैं यार ये आप चाइना के हो, आप किर्गिस्तान के हो, फिर भी आपने आंसर दिया। तो लोग हैरान होते हैं, आपकी इज्जत बढ़ती है। किसी की बातों में नहीं आपने आना कि फॉरेन ग्रेजुएट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। डिस्क्रिमिनेशन फॉरेन ग्रेजुएट्स के साथ पीएमडीसी करती है, इसके अलावा कोई नहीं करता। पीएमडीसी टाइम टेबल नहीं एडजस्ट करती, पीएमडीसी गलत रूल्स बना देती है, आपका मार्क्स क्राइटेरिया मिनट बाद चेंज कर देते हैं, आपके मैंडेटरी सेशंस डाल देंगे। पीएमडीसी जाती करती है क्योंकि वो वहां पे नाअहल लोग हैं, वो हमारे पूरे पाकिस्तान के अदारों में नाअहल लोग हैं। जब आप पीएमडीसी से पास आउट करके हॉस्पिटल में आते हो ना, ट्रस्ट में आपकी इज्जत आपके नॉलेज से होगी और किसी वजह से नहीं होगी। और कोई बंदा आपको नहीं कहेगा आप किर्गिस्तान से हो, आप चाइना से हो। आपको आना चाहिए, डिमांड भी क्या है, आना चाहिए यार। ये तो नहीं है आप, मेरे साथ एक फॉरेन ग्रेजुएट था, ठीक है, उससे पूछा डॉक्टर ने इसको पेशाब क्यों नहीं आ रहा, कहता सर किडनी का प्रॉब्लम है। ये आंसर आपने करनी है तो फिर क्या इज्जत रहनी है आपकी? इसलिए इज्जत हमारे अपने हाथ में है और हमने खुद पढ़ना है तो इज्जत होनी है। किसी को स्टडी के मामले में किसी को ब्लेम ना करें, ब्लेम सिर्फ पीएमडीसी को करें जो टाइम वेस्ट करता है, जो रूल्स गलत बना देता है। अदरवाइज किसी डॉक्टर कम्युनिटी में अपने आप को, अगर आपकी इज्जत कम हो रही है तो इसका मतलब आपके खुद में कमी है। अपनी इस्लाह करें, दूसरों पे तनकीद ना करें। क्लियर है ब्रोस? चले आगे, काफी है लेक्चर। मैं कहता हूँ बस ना करें। चलें जी, तो नेक्स्ट है जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी। अच्छा, अब हम लोग ना एनल केनाल करने लगे थे। अब एनल केनाल जो है ना, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एनल केनाल को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये देखें, ये है वो डेंटेट लाइन, ये वाली पेक्टिनेट लाइन, डेंटेट लाइन, ठीक है। ये एनल केनाल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये ब्लैक वाली लाइन मैंने बना दी, ये एनल केनाल, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। तो एनल केनाल को कौन सी जो है वो लाइन डिवाइड करती है दो पार्ट्स में? जी ब्रोस जल्दी से बता दें। या पेक्टिनेट लाइन भी इसे कह सकते हैं ना, पेक्टिनेट, PECTINAT, पेक्टिनेट। पेक्टिनेट लाइन भी से कह सकते हैं, डेंटेट लाइन भी से आप कह सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो एनल केनाल का अपर एंड है ना, इसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो लोअर एंड है डेंटेट लाइन से नीचे, इसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई टोटली डिफरेंट है। इसीलिए ये पूरी इंटेस्टाइन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, पूरे जे ट्रैक में। अगर आपको नॉट में का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले देखिए जी, अपर पार्ट का लिखा जाएगा। एनल केनाल का जो अपर पार्ट है, ठीक है, अपर हाफ जो है, इसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई लिखे, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ये किसकी कॉन्टिन्यूएशन थी? सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो थी वो किसकी कॉन्टिन्यूएशन थी? यस, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ही नीचे आके जब आती थी उसे हम क्या कह देते थे? ये क्या है? superior rectal artery. पेपर का superior rectal artery is a continuation of A B C D। क्या लगाओगे आंसर? superior rectal artery is a continuation inferior of mesenteric artery.
inferior mesenteric artery, पेपर का क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन आता है। तो इसको कौन सी ब्लड सप्लाई होगी? superior rectal artery। वेन भी यही, superior rectal vein। ये अपर की बात कर रहा हूँ, superior rectal vein। और superior rectal vein ऊपर जाके क्या कहलाएगी? inferior mesenteric vein। और inferior mesenteric vein जाएगी splenic vein में, splenic vein जाएगी portal vein में। तो इसका मतलब ये जो अपर हाफ है एनल कैनाल, ये पोर्टल वेन में जा रहा है, इसका वेनस ड्रेनेज, यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, अच्छा। उसके बाद आर्टरी भी होगी, वेन, नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई आपका जो प्लेक्सिस है यहाँ पे, उसका नाम लिख रहे हैं, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। ये मैंने अंदर थोड़ा सा आपको शॉर्टकट कराया था, बस रटा मार। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। अच्छा, इस एरिया का लिम्फेटिक ड्रेनेज कहां पे जाता है? इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज जाएगा आपका अपर हाफ का इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड में, इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड में। अच्छा, अब एक चीज आपने नोट करनी है कि यही क्वेश्चन है, अपर का लिम्फेटिक ड्रेनेज कहां पे जा रहा है, अपर की आर्टरी कौन सी है, अपर की जो है वो आपकी वीनस सप्लाई कहां पे जा रही है, नर्व सप्लाई कौन सी है, ये सारी चीजें जी आपकी अबव द पेक्टिनेट लाइन या डेंटेट लाइन, बिलो द पेक्टिनेट लाइन इसकी ब्लड सप्लाई लिखें। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, पेक्टिनेट लाइन से नीचे ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है? इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। ये ब्रांच है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। ये जो लोअर हाफ है, इसको जो आर्टरी सप्लाई कर रही है, उसका नाम है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी ब्रांच है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, और इंटरनल पुडेंडल आर्टरी ब्रांच है इंटरनल आइलियक आर्टरी की, इंटरनल आइलियक आर्टरी की, इंटरनल आइलियक आर्टरी की। एक और के लिए अच्छा, नेक्स्ट लिखें। नेक्स्ट है जी, बिलो द पेक्टिनेट लाइन नर्व सप्लाई कौन सी है? पुडेंडल नर्व, PUDENDL, पुडेंडल नर्व। अभी आप जिसको भी पोटी आई हुई है और जिसने रोकी हुई है, पुडेंडल नर्व से रोकी हुई है। ये पुडेंडल नर्व हमारे पखाने को रोक कर रखती है। जब हम वॉशरूम जाते हैं तो फिर हम इसको रिलैक्स करते हैं। तो जब आपको पोटी आती है, पखाना आता है, आप उसको रोक लेते हो। कौन सी नर्व है जो आपको पुडेंडल नर्व आपको पखाने को होल्ड करवा रही है? पुडेंडल नर्व। जब आपका पेशाब आता है, आप रोक लेते हो, वॉशरूम में जाके करेंगे। कौन सी नर्व है जो पेशाब रोकने में हेल्प कर रही है? पुडेंडल नर्व। ठीक है। अच्छा, उसके बाद MCQ आता है पुडेंडल नर्व का। कौन सी नर्व है जो बच्चा पैदाइश के दौरान, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, जिसको ब्लॉक करते हैं ताकि मदर को बच्चे की डिलीवरी के दर्द कम हो? पुडेंडल नर्व। ठीक है। अगर आपकी पुडेंडल नर्व डैमेज हो जाती है, अच्छा ये मैं बाद में बताता हूँ फिर। अच्छा, पहले बिलो द पेक्टिनेट लाइन लिख लिया। बिलो द पेक्टिनेट लाइन नर्व सप्लाई पुडेंडल नर्व, ये सोमैटिक नर्व सप्लाई है। ऊपर क्या लिखवाया था? इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, वो ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई थी। उसके आगे लिख दो ऑटोनोमिक, जो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक। बिलो द पेक्टिनेट लाइन सोमैटिक नर्व सप्लाई। बिलो द पेक्टिनेट लाइन क्या है जी? सोमैटिक नर्व सप्लाई। सोमैटिक नर्व सप्लाई से पुडेंडल नर्व। अच्छा, उसके बाद बिलो द पेक्टिनेट लाइन आर्टरी कौन सी? इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, ब्रांच ऑफ इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। बिलो द पेक्टिनेट लाइन वेन भी यही लिख दो जो आर्टरीज के नाम से लिखी है। इंफीरियर रेक्टल वेन जो वो जाएगी पुडेंडल वेन में, और पुडेंडल वेन जाएगी इंटरनल आइलियक वेन में। अच्छा, उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज बिलो द पेक्टिनेट लाइन। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कहां पे आता है? वो आता है
जहां पे आप नाड़ा बांधते हो, बेल्ट बांधते हो, इंग्वाइनल लिगामेंट जो है, वहां पे लिम्फ नोड होते हैं, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। हमने पढ़े थे ना कि जहां से फिमोरल हर्निया होती है, उसमें कौन से लिम्फ नोड्स होते हैं? डीप इंग्वाइनल, एक सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स भी होते हैं। तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। तो डॉक्टर आयशा जल्दी से मुझे बता दें अबाउट द पैक्नेट, नहीं अच्छा थोड़ा एक और सुन लें। अच्छा अब जो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जब वर्ड आए ना सोमैटिक नर्व सप्लाई, आपने क्या सोचना है, डेंटेट लाइन से नीचे के ऊपर? नीचे। जब आए ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई, आप क्या सोचोगे, डेंटेट लाइन से नीचे के ऊपर? ऊपर। ऊपर। अच्छा अब आपने एक इंपॉर्टेंट बात सोचनी है, सोमैटिक नर्व सप्लाई वो होती है जिस तरह ये मेरे मसल्स हैं, मेरी स्किन है, ये इन सब को सोमैटिक नर्व सप्लाई है। क्या स्किन पे हल्का सा भी कट लगे दर्द होती है? यस सर। सोमैटिक नर्व सप्लाई में रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? पेन वाले। ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई में पेन वाले रिसेप्टर्स ना होने के बराबर होते हैं। इसीलिए जहां पे सोमैटिक नर्व सप्लाई होगी वहां पे हल्के से भी कोई चीज लगेगी आपको दर्द होगी। जहां पे ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई होगी वहां पे पेन फाइबर्स कम होते हैं, दर्द नहीं होती, लेस लाइकली होती है। अब इसका मतलब क्या है, मेरे हमें यहां से बवासीर हो जाए, हेमोराइड हो जाए बिलो द पैक्नेट लाइन, यहाँ पे नर्व सप्लाई कौन सी है? सोमैटिक। पेशेंट चीखे मारता है ये बवासीर का, जिसको हेमोराइड्स होंगे, पाइल्स होगी बिलो द पैक्नेट लाइन, वो दर्द से चीखे मारते हैं क्योंकि उनको बवासीर उस एरिया से हुई है जहां पे नर्व सप्लाई कौन सी है? सोमैटिक। सोमैटिक। जिनको बवासीर ऊपर से हो, अबव द पैक्नेट लाइन, हेमोराइड्स, उनको पेन नहीं होता। नहीं होती। अच्छा इसका मतलब क्या है, क्योंकि ऊपर ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई है। अब पैक्नेट लाइन से नीचे जो बवासीर होगी उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हेमोराइड्स, और जो ऊपर होगी उसे कहेंगे इंटरनल हेमोराइड्स। अच्छा दूसरी बात, जो आपकी इंटरनल हेमोराइड है वो अंदर होती है, वो आपको नजर ही नहीं आती, वो तो ऐसे से बढ़ेगी बाहर आएगी तो फिर आपको पता चलेगा, आगे हम पढ़ते हैं ना हेमोराइड से आता है। जो एक्सटर्नल हेमोराइड है वो आपको बाहर से देख के पता चल जाता है ये एक्सटर्नल हेमोराइड है। अच्छा अब होगा क्या कि ये जो आपके हेमोराइड्स होते हैं, अबव द पैक्नेट लाइन इंटरनल, बिलो द पैक्नेट लाइन एक्सटर्नल, बाकी हेमोराइड को बाद में पढ़ते हैं। अच्छा इसीलिए इंटरनल हेमोराइड्स की पेन कम होती है, ना होने के बराबर होती है क्योंकि वहां पे ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई है, और एक्सटर्नल की पेन ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे सोमैटिक नर्व सप्लाई है। जहां पे सोमैटिक नर्व सप्लाई होगी वहां पे पेन बहुत होती है। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या जी, आप सब लोग मुझे एक बात बताएं, क्या बिलो द पैक्नेट लाइन वही एपिथेलियम नहीं होगी जो स्किन की एपिथेलियम है? जो स्किन की एपिथेलियम होगी वही आपकी एनएस की एपिथेलियम नहीं होगी बिलो द पैक्नेट लाइन? यस सर। और इंटरनल है और अबव द पैक्नेट लाइन कौन सी एपिथेलियम होगी? जो आपकी रेक्टम की होगी, बाकी इंटेस्टाइन की होगी। इसका मतलब एपिथेलियम भी चेंज है। तो अबव द पैक्नेट लाइन आपको जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी होती है? कोलुमिनर एपिथेलियम। वो कौन सी होती है? कोलुमिनर एपिथेलियम अबव द पैक्नेट लाइन। बिलो द पैक्नेट लाइन जो स्किन वाली है, स्किन की कौन सी है? स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बिलो द पैक्नेट लाइन, स्क्वेमस एपिथेलियम है। अबव द पैक्नेट लाइन बिलो और बिलो द पैक्नेट लाइन स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस नहीं, स्ट्रैटिफाइड, STRATIFIED, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अबव द पैक्नेट लाइन कोलुमिनर एपिथेलियम। अब आप एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम होगी वहां पे कैंसर कौन सा होगा? स्क्वेमस सेल कैंसर के एडिनोकार्सिनोमा? स्क्वेमस सेल। स्क्वेमस सेल। बिलो द पैक्नेट लाइन अगर आपको कैंसर होता है एनल कैनाल का, उस कैंसर का नाम क्या होगा? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो कि
ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस के साथ लिंक्ड है। इसे ये जो लोग जो गे होते हैं, जो होमोसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, तो जो एनल सेक्स करते हैं, उनको कॉमन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है बिलो द पेक्टिनेट लाइन। जो कार्सिनोमा होगा वो स्क्वेमस होगा, और उसकी वजह क्या होगी? वो सेक्स की वजह से क्या ट्रांसफर हो रहा है? एनल सेक्स की वजह से वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपकी एनल कैनाल का कैंसर काज कर सकता है, स्क्वेमस सेल कैंसर, और पुअर हाइजीन से भी होता है ड्यू टू हेयर ग्रोथ। तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एरिया की, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस एरिया की पुअर हाइजीन हो, एनल सेक्स करते हो जो लोग, स्क्वेमस सेल कैंसर जो है वो यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अबाउट द वैक्सीनेट लाइन, जाहिर है स्क्वेमस एपिथेलियम तो नहीं है, वहां पे होगा एडिनोकार्सिनोमा, वहां पे होगा एडिनोकार्सिनोमा। जी ब्रोस, यहाँ तक क्लियर है? आते हैं मेरा जोया सामा। यस आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, बिलो द पेक्टिनेट लाइन दर्द कौन सी नर्व की वजह से हो रही है? कौन सी नर्व लगाओगे एक्सटर्नल हेमोराइड में? मैटिक नर्व। नहीं, नर्व का नाम क्या है? Pudendal nerve. पुडेंडल नर्व। ठीक है, इस तरह आपने ये पेपर में चीजें याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन था जो आपने जरूर याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है। अच्छा, अगर मैं ये करूं बिलो द पेक्टिनेट लाइन, यहाँ पे मैं कट लगा दूं, कट लगा दूं, म्यूकोजा है ना, यहाँ पे मैं क्या कर दूं, टीयर कर दूं, टीयर कर दूं बिलो द पेक्टिनेट लाइन। अगर बिलो द पेक्टिनेट लाइन में टीयर कर दूं, दर्द होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी सर, और इतनी ज्यादा होगी कि मरीज कहेगा मैंने पोटी नहीं करनी। पोटी करने की भी दर्द होती है। इसे क्या कहते हैं? एनल फिशर। ये क्या कट लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? एनल फिशर। तो ये जो लोग होते हैं, ये देखो, ये आपको कट नजर आ रहा है, एनल फिशर। तो यस सर। बिलो द पेक्टिनेट लाइन अगर कट लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? जी ब्रोस, एनल टीयर आ जाए, एनल फिशर। मुझे एनआरई 2 का टेबल था, ये स्टेशन था, मुझे एग्जामिनर ने ना कहा कि उसने मुझे सिनेरियो बताया, कहा बेटे एक बच्चा, एक पेशेंट है, उसको ना कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती है, तो अब उसको ना बहुत दर्द हो रही है पखाने वाली जगह पे, उसने पोटी किया और दर्द हो रही। जब कॉन्स्टिपेशन होती है, आपको तो पोटी बहुत सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाता है स्टूल, तो जब गुजरता है ना तो बेड़ा गर्क कर देता है एनल कैनाल का। और जब पोटी अंदर पड़ी रहती है उसका साइज भी बढ़ जाता है, डायामीटर वो मोटी हो जाती है ना, तो वो जितनी आपका स्टूल, जितनी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होगी उतना स्टूल हार्ड होगा एक तो दूसरा उतना आपका वो जो स्टूल होगा उसका साइज क्या हो जाएगा, डायामीटर क्या हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। तो जब वो इस एनल कैनाल के अंदर से गुजरेगा, एक सख्त हो दूसरा डायामीटर ज्यादा हो, क्या कर देगा काज? एनल फिशर। एनल फिशर। एनल फिशर कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को हो जाती है। तो मुझे कहता है बेटा पेशेंट जो है ना वो पखाना करके आया, दर्द बहुत होने लग गई है, और अब उसको ना कई दिनों से ऐसी है, दर्द रह रही है, और पखाने के साथ ब्लड लगा होता है। तो मैंने कहा सर ये हेमोराइड्स हैं। तो कहता नहीं बेटा ये आंसर नहीं है, कोई और सोचो। मैं कहा नहीं सर 100% यही है, ये मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ। कहता बेटा बहस करनी है तो फेल हो, अगर हार मान लेते हो तो मैं पास कर दूंगा। ये एनआरई 2 की बात बता रहा हूँ आपको, सीएमएच रावलपिंडी में हुआ था पेपर, ठीक है, हमारी प्यारी आर्मी के पास। तो वहां पे मैंने कहा सर आई एम सॉरी, तो फिर उसने कहा बेटा कोई और सोच लो ऐसे। मैं कहा सर एनल फिशर हो सकती है। कहता अब पहुंचे हो? तो एनल फिशर जो है वो मुझे अभी भी याद है, तो गुस्सा कर गया था। मैंने कहा सर नहीं यही है। कहता आपने ये कहना नहीं है कि ये है, आपको आपको पॉसिबल है ये हो ये हो ये हो, पक्के नहीं होना किसी बात पे। तो एनल फिशर भी हम आगे पढ़ते हैं। एनल फिशर आपको 100% एनएलई का क्वेश्चन है। पेशेंट बेचारा टप में बैठ बैठ पायोडीन डाल के थक जाता है। इन लोगों को पायोडीन डाल के ना टब में, इनको कहना होता है बैठो,
उसमें, ताकि थोड़ा सा एंटीसेप्टिक इफेक्ट आए। अच्छा चलिए आगे देखें, ये हम आगे पढ़ते हैं। तो एनल किनाल डॉक्टर आयशा जल्दी से राइज कर दें। यस सर। एनल किनाल को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पेक्टिनेट और डेंटेट लाइन की वजह से, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अपर हाफ में सबसे पहले हमारे पास जो आर्टरी सप्लाई करती है वो होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, जो कि कंटिन्यूशन होती है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की, और वेन होती है सुपीरियर रेक्टल वेन। और उसके बाद हमारे पास जो प्लेक्सिस होता है वो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस होता है, जो कि ऑटोनोमिक प्लेक्सिस होता है, और ऑटोनोमिक की लेस पेन होती है। इंटरनल इलियक लिम्फ नोड होते हैं, और इसमें जो हेमराइड्स होंगे वो इंटरनल हेमराइड्स होंगे जिनकी पेन नहीं होगी। और अगर इसकी एपिथेलियल की बात करें तो एपिथेलियल कॉलनर एपिथेलियम होगी, और अगर इसका कार्सिनोमा हो जाए वो एडिनो कार्सिनोमा होगा। और अगर लोअर हाफ की बात करें तो उसमें हमारे पास जो आर्टरी सप्लाई करती है वो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी होती है, जो कि ब्रांच है इंटरनल पोडेंटल आर्टरी की, और इंटरनल पोडेंटल आर्टरी ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी की। और इसकी नर्व भी पोडेंटल नर्व है, जो कि सोमैटिक नर्व होती है, जिसकी वजह से ये पेनफुल होता है एरिया। और इसके अलावा इसकी जो वेन है वो इंफीरियर रेक्टल वेन है, और लिम्फ नोड सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड है। और इसमें जो हेमराइड्स होंगे वो एक्सटर्नल हेमराइड्स होंगे, जो कि पेनफुल हैं क्योंकि इधर सोमैटिक नर्व सप्लाई होती है। अगर इसकी एपिथेलियम इसकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, और कार्सिनोमा होगा तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा, जो कि जिसकी काज होती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि रिस्क फैक्टर है पुअर हाइजीन और एनल सेक्स। और इसके अलावा अगर हमारे पास अगर इधर टीयर वगैरह हो जाए इसकी म्यूकोजा पे लोअर हाफ पे, तो उसको एनल फिशर कहते हैं, जिसकी मोस्ट कॉमन काज होती है कॉन्स्टिपेशन। जी उसके बाद आगे लिखेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट है जी, अब हम अनाटमी पढ़ते हैं आगे जी। हाँ पुडेंटल नर्व का ना, चलो वो बाद में पढ़ेंगे यार, आगे लिखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम लोग लिखते हैं जी लिवर, लिवर के नॉट में। सबसे पहले तो देखें जी, लिवर को हम दो लोब्स में डिवाइड कर देते हैं। मेन से नॉट में कर लेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। देख लिवर खोल लेना। चलिए हेपेटोबिलियरी सिस्टम, लिवर और गॉल ब्लैडर के नॉट में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा सबसे पहले तो देखें जी, आपको ये सामने लिवर जो है वो दो लोब नजर आ रहे हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। लिवर का कितने लोब होते हैं जी? राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। अच्छा कौन सी चीज जो है वो लिवर को दो लोब्स में डिवाइड किया? ये पीली लाइन नजर आ रही है, इसका नाम है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। इसका क्या नाम है? ये जो लिगामेंट है जो लिवर को राइट एंड लेफ्ट लोब में डिवाइड करता है, इसका क्या नाम है? फाल्सिफॉर्म। यस फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, FLCI, फाल्सिफॉर्म, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। अच्छा उसके बाद जो लिवर का राइट लोब है, जो लिवर का राइट लोब है, उसको हमने फर्दर जो है वो दो लोब्स में उसमें और डिवाइड करना। अब ये आपको लिवर नजर आ रहा है सामने से, ये जरा इमेज को गौर से देखें, ये सामने से नजर आ रहा है। ये लिवर पुट्ठा करके रखा है उल्टा, ये लिवर की नीचे वाली सरफेस है। मतलब आप फॉर एग्जांपल लिवर को ऐसे नीचे से देख रहे ना, ऐसे नीचे से, तो ये वो व्यू है, ये इंफीरियर व्यू है, इंफीरियर पोस्टीरियर व्यू है। जी बस क्लियर है? यस सर। अब देखें लिवर को ये दूसरी साइड से पुट्ठा करके देखा है, ये क्या चिपका हुआ था गॉल ब्लैडर में, ये क्या इंफीरियर वेना क्या हुआ? ये कौन सा लोब है? लेफ्ट लोब। और ये बड़ा सारा कौन सा? राइट लोब। राइट लोब। राइट लोब के अंदर दूसरे व्यू से जब हमने देखा, एक ये लोब नजर आ रहा है और एक ये लोब नजर आ रहा है, ये दो लोब हो रहे हैं लिवर के अंदर। एक का नाम क्या जी?
इस लोब का क्या लिखा हुआ नाम? क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब। और इसका क्या नाम लिखा हुआ है? क्वाड्रेट, 4 कोनों वाला क्वाड्रेट लोब। तो जो राइट लोब, जो राइट लोब होता है लिवर में, उसमें फिर फर्दर 2 लोब्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं जी? राइट लोब इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। अच्छा, ये क्वाड्रेट लोब है, क्वाड्रेट लोब कैसे बना? किस चीज की वजह से ये लोब्स, हमने कहा कि ये क्वाड्रेट है, क्वाड्रेट है, कौन कौन सी चीजें हैं जो क्वाड्रेट है, क्वाड्रेट लोब जस्टिफाई कर रही है, बना रही है, नॉट कर रही? इन्फीरियर वेना कावा एंड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, इन्फीरियर वेना कावा, गॉल ब्लैडर। ये कौन सा लिगामेंट था? ये वाला कौन सा लिगामेंट था? फाल्सिफॉर्म। फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। इस पर के फाल्सिफॉर्म ना लिखो, नहीं, अब वो दूसरी साइड से था। ये लिगामेंट है लिगामेंटम टेरिस, TERES, ये लिगामेंटम टेरिस है, ये लिगामेंटम टेरिस है। और ये है लिगामेंटम विनोसम, लिगामेंटम विनोसम, ये लिखा नहीं हुआ विनोसम। ये है लिगामेंट कौन सा डिब्रोस? लिगामेंटम विनोसम। और ये कौन सा लिगामेंट है? राउंड लिगामेंट, या जिसे हम टेरिस लिगामेंट कहते हैं, टेरिस लिगामेंट या राउंड लिगामेंट। तो अब आपसे मैं पूछूं कि मैं आपसे कहूं यार क्वाड्रेट लोब किन 2 चीजों के दरमियान है? आप कहोगे इधरले पासे लिगामेंट विनोसम, तो इधरले पासे इन्फीरियर वेना कावा। मैं आपसे पूछूं क्वाड्रेट लोब किस साइड पे है जी? कौन सी चीजों के, कौन सी उसकी बाउंड्रीज क्या है? इधरले पासे लिगामेंटम टेरिस, और इधर वाली साइड पे क्या है? इधर वाली साइड पे क्या है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। तो ये सेंटर में क्या है? पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा किसी वर्ड को कहते हैं एंट्री को, जिसका किसी घर में दाखिल होना, दरवाजा है ना, घर में दाखिल होने का रास्ता, गेट है ना, मेन गेट खुलेगा तो आप उसमें जाएंगे ना। तो घर का दरवाजा जो है वो क्या एक पोर्ट है ना, वहां से आप एंटर होते हो। तो किसी भी ऑर्गन के अंदर जो एंट्री करनी है आपने, कोई ब्लड वेसल एंटर होनी है, कोई नर्व एंटर होनी है, कोई वेन बाहर आनी है, कोई लिम्फेटिक वेसल बाहर आनी है, किसी भी ऑर्गन की एंट्री एग्जिट, उसको हम क्या कह रहे हैं? पोर्टा। पोर्टा। पोर्टा, PORT है, पोर्टा। लेकिन ये लिवर की है, इसे क्या कह देंगे? पोर्टा हेपेटिस। ये देख रहे हो, लिवर के अंदर वेन जा रही है, वेन आ रही है भाई, लिवर के अंदर वेन जा रही है, आर्टरी जा रही है, नर्व्स एंटर हो रही है, लिम्फेटिक्स बाहर आ रहे हैं, बाइल डक्ट बाहर आ रही है। तो लिवर के अंदर जो कुछ आना जाना है, उस पूरे एंट्री पॉइंट को क्या कह रहे हैं? पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस। तो मुझे जल्दी से बता दें, क्वाड्रेट लोब की बाउंड्रीज क्या है? जल्दी से जी, एक तरफ क्या आ गया? लिगामेंटम टेरिस। और क्वाड्रेट लोब की बाउंड्रीज क्या है? पोर्टा हेपेटिस तो दोनों साइडों पे आएगा ना। पोर्टा हेपेटिस इस साइड पे क्या है जी आपका? लिगामेंटम विनोसम, और इधर इन्फीरियर वेना कावा। अब मेरी बात सुनिएगा सारे लोग, कान खोल के। ये जो लिगामेंटम टेरिस है, जिसे हम राउंड लिगामेंट कह रहे हैं, माइक्रोफोन ऑन करेगा डॉक्टर जोहा। डॉक्टर जोहा माइक्रोफोन ऑन करें। यस सर। ये लिगामेंटम टेरिस कौन सी चीज थी पहले, हमारे पैदा होने से पहले? ये क्या था? कोई नहीं बोलेगा। सर ये वो थी अम्बिलिकस वेन थी ना? यस, वेरी गुड। ये अम्बिलिकल वेन थी ना, जो हमारी लिगामेंटम टेरिस थे। अच्छा, उसके बाद ये जो आपकी लिगामेंटम विनोसम है, ये क्या था पहले? तो ये बच्चा पैदा होने से पहले। यस, वेरी गुड। डॉक्टर जोस बानी दसिया ना? यस सर। यस, आपकी मेमोरी अच्छी है, गुड, शाबाश। तो ये क्या जी, ये डक्टस विनोसम थी ना, ये पहले डक्ट थी। बच्चा पैदा, जब हम पैदा होने से पहले ये डक्ट थी, ये बाद में लिगामेंट बनी है। ये लिगामेंटम टेरिस भी पहले वेन थी, बाद में लिगामेंट बनी है। तो ये जो लिगामेंटम टेरिस है, ये पहले अम्बिलिकल वेन थी। ये जो लिगामेंटम टेरिस है, ये पहले क्या थी? अम्बिलिकल वेन थी। ये लिगामेंटम विनोसम पहले क्या था? डक्ट थे। मुझे ये बताएं, ये डक्टस विनोसम का क्या काम था?
जो इंफीरियर वेना कावा, जो अम्बलाइकल वेन से, ये जो अम्बलाइकल वेन से, जो बच्चा पैदा होने से पहले अम्बलाइकल वेन से ब्लड किस में जाने लगता था? ये अम्बलाइकल वेन किस में जा रही थी? लिवर में। लेकिन ये डक्टस वेनोसम लिवर के अंदर जाने से ब्लड रोक लेती थी। तो लिवर से क्या करती थी डक्टस वेनोसम? अम्बलाइकल वेन के ब्लड को क्या करती थी? बाईपास करवाती थी। बच्चा जब माँ के पेट में थे, हमारा जो ब्लड आ रहा था अम्बलाइकल वेन से, प्लेसेंटा से अम्बलाइकल वेन में, अम्बलाइकल वेन का वो ब्लड लिवर से बाईपास कौन करता था? कौन सी डक्ट करती थी? डक्टस वेनोसम। डक्टर वेनोसम। ये आपको पेपर का क्वेश्चन आता है कि बताओ जी, लिवर से बाईपास कौन सी डक्ट करती है अम्बलाइकल वेन का ब्लड? कौन सा आंसर लगाओगे? दो बंदों की जिम्मेदारी लगाई थी करने की। यस सर। डॉक्टर आयशा? यस सर। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜ਼ੋਹਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ गए हो जी। अपना जिले जी, जल्दी से बताओ मुझे अपना की मैं पूछ के रहा से। हाँ, लिवर से कौन सी डक्ट है जो ब्लड बाईपास करती है अम्बलाइकल वेन का? सर ये डक्टस वेनोसम। अब हमारे अंदर ये डक्टस वेनोसम क्या है? लिगामेंट वेनोसम। लिगामेंट वेनोसम। कौन सी वेन होती है जो प्लेसेंटा से ब्लड लेके आती है बच्चे के अंदर? उसको क्या कहते हैं? सर उसे कहते हैं अम्बलाइकल वेन। अब हमारे अंदर वो क्या है? लिगामेंट टेरस। लिगामेंटम टेरस। यस। तो जी ब्रोज, यहाँ तक क्लियर? आगे चलें जी, आते मेरा जोया सामान। यस सर। चले नेक्स्ट लिखें जी। नेक्स्ट है जी, ये आपके इस तरह आपको ये दूसरे व्यू से देखेंगे तो आपको ये क्वाड्रेट एमसीक्यू आएगा। क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब पार्ट ऑफ राइट लोब। राइट लोब। अच्छा, ये राइट लोब के अंदर जो है वो सब डिवाइडेड होते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे देखिएगा। अब लिवर के बाहर एक कैप्सूल भी होता है, वो भी लिख लो। लिवर कैप्सूल, ये लिवर के बाहर एक कैप्सूल भी होता है ना, एक झिल्ली से होती है, लेयर से होती है। अब मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूं। मैं क्वेश्चन ये पूछने लगा हूं, जल्दी से मुझे ये बता दें, अच्छा इसका दूसरा नाम ये भी है, ग्लिसन कैप्सूल। ग्लिसन कैप्सूल लिवर के बाहर जो कैप्सूल होता है। एमसीक्यूज आएगा लिवर के अंदर। अब मेरी बात सुनो गौर से, आपको लिवर के अंदर अब कैप्सूल की नाम सप्लाई है सोमैटिक। अब वही कहानी आ गई। आपको लिवर के अंदर ट्यूमर हो, आपको पता ही नहीं होता। क्यों नहीं लिवर का कैंसर डायग्नोज होता? पता ही नहीं चलता। पेन ही नहीं होती शुरू में। पेन कब होती है? जब वो लिवर के अंदर ट्यूमर साइज में बढ़ता है और किसके ऊपर खिंच पड़ती है? कौन स्ट्रेच होता है? कैप्सूल। कैप्सूल। जब कैप्सूल स्ट्रेच होता है फिर पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मेरे सज्जे पासे दर्द हो रही, पसलियां थल्ले, राइट साइडेड अपर क्वाड्रेंट पेन। तो पेशेंट जो है अगर आपके पास यहाँ पे आता है हाथ रख के, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, क्या वो लिवर की हो सकती है जी ब्रोस? यस सर। तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन क्या लिवर ट्यूमर में क्यों पहले डायग्नोज नहीं होती? लिवर कैंसर हो जाए क्यों पहले शुरू में पता नहीं चलता? क्योंकि उसकी पेन नहीं होती। पेन कब होती है? जब कौन सी चीज को खींच पड़ती है? कैप्सूल को। इसी तरह लिवर में रेशा पड़ जाए, अब्सेस पड़ जाए, रेशा पड़ जाए, तो जब कैप्सूल स्ट्रेच होता है तो तब इसकी पेन होती है बिकॉज ऑफ इट्स सोमैटिक नर्व सप्लाई। एमसीक्यूज आएगा। आपको पता है कि ये जो लड़कियां हैं जिनको मिड साइकिल पेन होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड मिड साइकिल पेन होती है, मेंसेस आने से कुछ दिन पहले मिड साइकिल पेन होती है, उसे हम कहते हैं मिचेल्स नर्व पेन। इस तरह का कोई नाम है, मेरे दिन से नाम निकल गया है। इसी तरह का एक मिनट है। हाँ, ये तो मिटल्स नर्व पेन जो है वो इट्स अ मिड साइकिल पेन जो फीमेल को
मिड साइकिल में होती है। इसके अंदर भी लिवर कैप्सूल को ही बोला था, वैसे स्किप हो गया मेरे। अभी इसको आगे क्वेश्चन मार्क डाल दो, थोड़ी भी देर हो गई उसको। एक मिनट होल्ड करें, अभी बता देता हूँ, फिर मेरे जेहन में फंसा रहना टॉपिक। नहीं वो था लिवर कैप्सूल, ये नहीं थी, वो था, मेरे जेहन से नाम निकल गया है। हाँ, आ गया। सॉरी, इसको काटो, वो मैंने दूसरा लिखवाना था, वो भी ये फीमेल्स में होता है। एक होता है फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम, इसको काट दो, सॉरी, आई एम सॉरी। फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम, ये देखो, इसमें क्या होता है, ये देखो आपके लीवर के कैप्सूल के साथ ये लंबी लंबी एडहेजन्स नजर आ रही हैं जी ब्रोस? यस सर। ये होती है आपके लिवर के कैप्सूल के साथ, ये फीमेल को जब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है ना, फ्लॉपियन ट्यूब्स का इंफेक्शन होता है, तो वो किस चीज के साथ एडहेजन हो जाती है, ऑर्गन्स की, लिवर के कैप्सूल के साथ। ये आपको नजर आ रही है चिट्टी चिट्टी तारें, यस चिचड़े सर। यस सर। इसे कहते हैं एडहेजन्स आपकी हो जाती है पेल्विक ऑर्गन्स के साथ। ये गायनी ऑफ में हम पढ़ेंगे। तो ये जो फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम है ना, इसमें आपकी किस चीज के साथ एडहेजन्स बन जाती है जी ब्रोस? लिवर Liver के capsule। कैप्सूल के साथ। लिवर ये कैप्सूल। फीमेल को बनती हैं जब गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है। ये भी पेपर का क्वेश्चन है, लिवर कैप्सूल से रिलेटेड ये 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो पेन कब होती है कैंसर की? जब लिवर कैप्सूल स्ट्रेच होता है। कैप्सूल का नाम क्या है? ग्लेसन कैप्सूल। अच्छा, कैप्सूल के साथ एडहेजन्स किस सिंड्रोम में बनती है? फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम में। कौन सा बैक्टीरिया होता है? गोनोकोकल इन्फेक्शन जो है वो, जब आपको फीमेल को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये देख रहे हो किस तरह आ रहा है जी ब्रोस? यस सर। आपको ना पिक्चर आएगी Yes, sir. यूएसएमएलई में, आपको ये पिक्चर देंगे। ये लेप्रोस्कोपिक पिक्चर है ना, पेट में कैमरा डाला हुआ है। तो फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम, गोनोकोकल इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन जो लिवर कैप्सूल का आता है ना पेपर में, अब मेरी बात कान खोल के सुनना। लिवर कैप्सूल की वजह से पेन हो, कौन सी ड्रग सबसे बेस्ट काम करती है लिवर कैप्सूल पेन की? ऑप्शन ए एनसेड्स, ऑप्शन बी ओपियाइड्स, ऑप्शन सी एनसेड्स, ऑप्शन डी स्टीरॉइड्स। कौन सा आंसर कहोगे? लिवर कैप्सूल की पेन। एनसेड विद स्टीरॉइड से दूसरी वाली कौन सी थी? ओपियाइड्स, वो वाली। ओपियाइड्स। चलो लिखो स्टीरॉइड्स। तो लिवर कैप्सूल पेन हो, कोई न्यूरॉन से रिलेटेड पे, कोई ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई अगर चीज देनी पड़े जो इन्फ्लेमेशन को कम करे, अगर आपको आ जाता है कोई नर्व इंजरी है, स्टीरॉइड। अगर आपको आ जाता है ना ब्रेन इन्फ्लेमेशन है, स्टीरॉइड। लिवर कैप्सूल इन्फ्लेमेशन है, स्टीरॉइड। ब्रेन के टिश्यू से रिलेटेड और लिवर के कैप्सूल से रिलेटेड, कहीं पे कोई आ जाए कि ब्रेन इन्फ्लेमेशन है, कौन सा चीज जो है वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगी? स्टीरॉइड। कोई नर्व डैमेज हुई है, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, कौन सी चीज देंगे? स्टीरॉइड। लिवर कैप्सूल की इन्फ्लेमेशन नहीं है, क्या देंगे? स्टीरॉइड। याद रहोगा जी? यस सर। लेकिन अगर लिखा है ना न्यूरोपैथिक पेन, वहां पे स्टीरॉइड ना लिखना, वहां पे आपने लिखा प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स। अगर न्यूरोपैथिक पेन आए ना, ठीक है, तो फिर आपने जो है वो क्या लिखना है? प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स। लेकिन अगर कोई नर्व डैमेज हुई है, ट्रॉमा हुआ है, डैमेज हुई है, उस पर दबाव आ गया है रीढ़ की हड्डी का, ब्रेन इन्फ्लेमेशन, फिर आंसर क्या लगाओगे जी ब्रो? स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाओ जी, ये लिवर कैप्सूल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसके बाद लिखे जी, हमारा जो लिवर है ना, इसके अंदर हम लिवर को डिवाइड कर देते हैं जी अपना
सेगमेंट्स में। अभी हम उन सेगमेंट्स को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये इस तरह लीवर के सेगमेंट्स भी होते हैं, रेगुलर सेशन में पढ़ेंगे। सेगमेंट 1 2 3 4A 4B 5 6 7 8, ये इस तरह सेगमेंट्स होते हैं। पर लिख लो, अभी हम पढ़ नहीं रहे इसको। अच्छा, उसके बाद लीवर को जो ब्लड सप्लाई होती है वो कौन सी होती है जी? लीवर को दो जगहों से ब्लड सप्लाई होती है। एक तो लीवर को कौन सी ब्लड सप्लाई जा रही है जी ब्रो? पोर्टल वेन। हालांकि लीवर पोर्टल वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पूरी इंटेस्टाइन का, जीआई का, लेकिन 80% लीवर को जो ब्लड फ्लो होता है, जो लीवर की डिमांड है, 80% लीवर अपनी डिमांड किससे पूरी करता है? पोर्टल वेन से। पोर्टल वेन से। 20% वो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी से। तो 80% लीवर अपनी न्यूट्रिशन किससे ले लेता है? जल्दी ना दस दो। पोर्टल वेन के, इसीलिए आपने पोर्टल वेन लिखना है, ठीक है। और अगर क्योंकि वो बड़ी सारी होती है, उसमें ब्लड बहुत जा रहा होता है, और बाकी 20% लीवर अपनी जो डिमांड है वो कहाँ से पूरी करता है? वो आपकी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी से लेता है। उसके बाद अगर हम लिवर की बात करते हैं, ब्लड आर्टरी आपको पता चल गई, वेन आपको पता चल गई। पोर्टल वेन एंटर होती है, जीआई का ब्लड सारा उसमें होता है ना, और वो हेपेटिक वेन से बाहर आता है। और वो कहां से बाहर आता है जी? हेपेटिक वेन से। तो लीवर का वीनस सप्लाई कौन सा है? हेपेटिक वेन। लीवर में ब्लड एंटर दो जगहों से हुआ, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी से और पोर्टल वेन से। और ब्लड निकला कहां से बाहर जी ब्रोस? ये ऊपर क्या नजर आ रही है आपको? हेपेटिक वेन। ये आपको क्या नजर आ रही है? ये वाली क्या नजर आ रही है आपको? हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन 3 से 4 होती हैं। तो 3 से 4 होती हैं। हेपेटिक वेन्स किस में जा रही हैं? इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा। अच्छा, उसके बाद लिवर का लिम्फेटिक ड्रेनेज बता दो, सीलियक लिम्फ नोड्स। अच्छा, उसके बाद लिवर की नर्व सप्लाई, सीलियक प्लेक्सस। कौन सीलियक प्लेक्सस में कौन सी पैरासिम्पैथिक नर्व? लिवर को कौन सी पैरासिम्पैथिक नर्व जाएगी? वेगस नर्व, ठीक है, वेगस नर्व। वेगस नर्व दो होती है, सज्जी खब्बी। मेनली कौन सी खब्बी? लेफ्ट वेगस नर्व, जो मेनली लिवर को सप्लाई कर रही है। अगर लिवर को प्लेक्सिस का पूछा जाए, आप कहोगे सीलियक प्लेक्सिस। अगर वो पूछता है नर्व सप्लाई, पैरासिम्पैथिक नर्व सप्लाई मेनली कौन सी, आप कहोगे वेगस नर्व खब्बी, लेफ्ट वेगस नर्व। अच्छा, उसके बाद मेनली, अच्छा लिवर के अंदर ना, हमारे लिवर के अंदर पोर्टल वेन से ब्लड जा रहा है और हेपेटिक वेन से बाहर निकल जाता है टुवर्ड इंफीरियर वेना केवा। अच्छा, लेकिन लिवर के अंदर जो बाइल है वो बन के बाहर आएगा टुवर्ड इंटेस्टाइन, ठीक है। तो बेसिकली ना लिवर के अंदर 3 जोन्स होते हैं। लिवर के अंदर जो है वो जोन्स होते हैं। पेपर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ये देखो अभी रटा मार लो। ये लिवर के अंदर जोन्स हैं, जोन 1 जोन 2 जोन 3। जो जोन हेपेटिक वेन के नेड़े नेड़े होगा वो जोन 3 होगा। जो पोर्टल वेन के करीब करीब होगा वो कौन सा होगा जी ब्रोस? वो जोन 1 होगा। जोन 1। इसका मतलब जोन 1 जो होगा वो पोर्टल वेन के करीब करीब वाले जोन को कह रहे हैं। जोन 3 हेपेटिक वेन के करीब करीब वाले को कह रहे हैं। तो पहले लिखे जी जोन 1। पेपर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% सबने रटा मानना है। जोन 1 क्या करता है? जोन 1 आपका होता है पेरीपोर्टल जोन, पोर्टल वेन के करीब करीब वाला जोन, पेरीपोर्टल जोन। लिवर के अंदर ना जोन्स हैं, जो पोर्टल वेन के इर्द गिर्द वाला एरिया है वो पोर्टल जोन 1 है, जो हेपेटिक वेन के इर्द गिर्द वाला एरिया है वो जोन 3 है। तो एमसीक्यूज आता है पेपर में। हेपेटाइटिस जब आपको होता है, वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो ये जो वायरल हेपेटाइटिस होते हैं ना, तो उसमें सबसे ज्यादा जोन 1 इफेक्ट होता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, वायरल हेपेटाइटिस में सबसे ज्यादा जोन 1 इफेक्ट होता है।
दूसरा, जब आप कोई जहर खाते हो, कोई ड्रग लेते हो, सबसे पहले पोर्टल वेन में जाएगी ना। देखो, आप कोकेन का नशा करते हो, आप कोई ड्रग लेते हो, आपने कोई चीज खा लिया है, जो भी चीज आपने खाई है वो इंटेस्टाइन से पोर्टल वेन में जाएगी। यस और नो? आपने एक जहर खा लिया है, Yes, sir. पोर्टल वेन में नहीं जाएगी? जाएगी सर। Yes, sir. पोर्टल वेन में जाएगी तो जो टॉक्सिन, जो जहर आपने खाई है, जो पोर्टल वेन में जाएगी, वो जोन 1 को इफेक्ट करेगी या जोन 3 को? पोर्टल वेन के इर्द गिर्द वाला जोन कौन सा है? Zone 1. Zone जोन 1. 1 को। इसीलिए जब आप कोई टॉक्सिन खा लेते हो, लाइक कोकेन, कोई इंजेक्शन करते हो, बाहर से कोई चीज आपने जो खाई है, वो कौन से जोन को पकड़ेगी जाके? Zone 1. कोकेन अगर खाई और कौन सा जोन उड़ेगा? Zone आप 1. कहोगे जोन 1। लेकिन जोन 1 की अच्छी बात क्या है? पोर्टल वेन है इसके पास। क्या इसको ऑक्सीजन का एस्कीमिया होने का रिस्क है? नो ब्लड सर। फ्लो कम होने का रिस्क है? नहीं। No, sir. ये हाईली रेजिस्टेंट होता है फॉर एस्कीमिया, क्योंकि इसको पोर्टल वेन जा रही होती, इसको इतनी ज्यादा ब्लड की परवाह नहीं होती, इसको खुला ब्लड मिल रहा होता है। ये बेस्ट ऑक्सीजनेटेड एरिया होता है। तो बेस्ट ऑक्सीजनेटेड एरिया कौन सा जोन होगा? जोन 3, सॉरी जोन 1। तो जोन 1, तो ये 100% आपको एनएलई में क्वेश्चन आएगा। जल्दी ना दस दो, आले तो आले। और पोर्टल वेन कौन सा जोन? Very affected. Zone 1. जोन 1। तो जोन 1 is affected by viral hepatitis. Zone 1 is Viral affected by hepatitis. ingested Cocaine, toxin like cocaine, ingested and it toxin. is best oxygenated area. Yes, very good. उसके बाद लिखे जोन 2। ये इसका एमसीक्यू आता है पेपर में। येलो फीवर, ये वायरस है। येलो फीवर ये वायरस है, वायरल इन्फेक्शन है। ये अफ्रीका के कंट्रीज में जाने से होता है, अफ्रीकन कंट्री। एमसीक्यू आएगा। हमारी पाक फौज के जवान आजकल मिशन पे हैं उधर, अल्लाह भला करे तो अफ्रीका, उनकी मदद कर रहे हैं, पैसे भी इकट्ठे कर रहे हैं ना।